मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। और मैं आप लोगों के लिए आज रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट और अन्य अदर एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें ज़रूर से देखें और अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो हमारी तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए बिना विलम्ब के सीधे चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जितने भी कवियों और लेखकों के लिए जो आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण रखा है तो उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में तो आते ही आते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज। और ये जो दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। इनकी भाषा ललित और शानुप्रास होती थी, ये चिंतामणि त्रिपाठी के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी, बेनी प्रवीण के बारे में। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ये भाषा भूषण और ये जो है ये आ चुका है, ये क्वेश्चन 2019 में आ चुकी है। ठीक है, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये बिहारी सप्तशती के बारे में है। ठीक है, अगला, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये भी बिहारी सतसई के लिए ही इन्होंने कहा है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इन्होंने बिहारी सतसई के लिए ही ये कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होता है। तो ये भी बिहारी के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये जितने भी कोटेशन हैं ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखें। ठीक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। तो ये जितने भी कोटेशन हैं या तो ये डायरेक्ट पूछे गए हैं या फिर आजकल जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं एग्ज़ाम के, खासकर यूजीसी नेट में जो इस बार पैटर्न चेंज हुए थे 2020 से, जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था तो उसमें जैसे बिहारी के बारे में 5-6 कोटेशन दे देते थे और जो उसमें सही या गलत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह को आप ध्यान में रखें इस तरह के क्वेश्चन को कि उन्होंने बिहारी के बारे में या अन्य कवियों के बारे में अपनी जो दृष्टिकोण रखी थी वो कैसी थी उनकी दृष्टिकोण। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देख लेते हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो बिहारी के लिए इन्होंने कहा है और ये भी कोटेशन कई बार आ चुकी है। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजना पूर्ण होती थी, ये मंडन के लिए। इनका सच्चा कवि हृदय था, ये मतीराम के लिए। अब बताइए, इतना छोटा सा कोटेशन दे दिया और इन्होंने इतनी छोटे से कोटेशन में ही बोल दिया कि इनका सच्चा कवि हृदय था, और ये भी पूछा गया है मतीराम के लिए उन्होंने जो कहा है। अगला देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, ये मतीराम के लिए ही उन्होंने कहा है। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई, ये भूषण के लिए उनका वक्तव्य था। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ये भी पूछी गई क्वेश्चन है, वो भूषण के लिए उन्होंने कहा है। अगला देख लेते हैं। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति तब तक बरकरार बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये भी भूषण के लिए कही गई है और ये भी पूछी गई कोटेशन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को
कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, तो ये भी भूषण के लिए ही है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, तो ये भी भूषण के लिए ही कहा गया है। तो इससे आपका जो तथ्य है वो भी आपको समझ में आएगा कि भूषण किस तरह के कवि थे या मतीराम किस तरह के कवि थे। और जो रामचंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आपको देखने को मिल रहा है और समझने को भी मिल रहा है, तो आप ज़रूर से इसे देखें। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, ये सुखदेव मिश्र के लिए, और ये भी आ चुका है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, ये भी आ चुका है। देव के लिए कहा है, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि और विशेष प्राय बाधक हुई है, देव के लिए ही इनका था। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं, तो ये भी कोटेशन पूछी जा चुकी है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है, तो ये भी पूछी जा चुकी है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनाकारिणी है, भिखारी दास के लिए है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, तो ये भी पूछी जा चुकी है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, तो ये पद्माकर के लिए है, ये भी पूछी जा चुकी है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी, तो ये ग्वाल कवि के बारे में है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग से, तो ये भी ग्वाल कवि के ही लिए इनका कथन है। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था, तो ये भी ग्वाल कवि के लिए ही है। अन्य कथन भी देख लेते हैं इनका, आदिकाल से जो संबंधित कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो ये आदिकाल से संबंधित कोटेशन है और ये पूछी जा चुकी है। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, तो उनकी प्रवृत्ति के अनुसार ही आदिकाल नामकरण हुआ है। वीरगाथा काल, आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है, तो ये भी कोटेशन पूछी गई है। तो मैं आज जितने भी कोटेशन लेकर आई हूँ, ये कई शिफ्ट में या किसी ईयर्स पूछी जा चुकी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको आप ज़रूर से देखें, ठीक है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो अच्छे से ये सब कोटेशन देख लें आप, क्योंकि ये पूछी जा सकती है अगले एग्ज़ाम में, दिसंबर वाली में या अन्य एग्ज़ाम में भी, ठीक है। नाथ पंथ के जोगनियों की जो भाषा थी वो शद्दुकरी भाषा थी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। सिद्धों में शरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिली, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और शद्दुकरी भाषा भी, ठीक है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशलदेव मिलती है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो विशलदेव रासो, ठीक है। विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि
रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो शुक्ल जी ने किससे माना है, तो रसायन से माना है। और ये रसायन का जो शब्द का बार बार प्रयोग आया है तो कहाँ पे, तो विशलदेव रासो काव्य में। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। तो देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट कोटेशन है। विशल देवराशों में आए 12 से बहोत्रा का स्पष्ट अर्थ है 1212। तो ये भी पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा वाक्य नहीं ध्यान में रखना है, छोटा छोटा कोटेशन भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं से भी शुक्ल जी का जो बुक है उसका हर कोटेशन इम्पोर्टेंट है और कोई भी कोड उठा के वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको छोटा छोटा भी चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। तो ये भी विशल देव के बारे में ही इन्होंने कहा है, तो ये भी पूछी जा चुकी है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यक नहीं है, राजस्थानी है। ये भी विशल देव के बारे में उन्होंने कहा है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यक रूप था वो डिंगल था। तो ये भी आपको याद रखना है। वे हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदाई से रिलेट है और ये कई बार भी पूछी जा चुकी है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये पृथ्वीराज रासो के लिए है और ये भी कोटेशन एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। तो विद्यापति के बारे में शुक्ल जी का ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो विद्यापति को कृष्ण भक्त नहीं मानते हैं, वो श्रृंगार भक्त मानते हैं। और ये कोटेशन भी आ चुकी है, क्योंकि विद्यापति के बारे में शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और देख लीजिए ये नीचे वाला कोटेशन। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर गीत गोविंद की रचना करते हैं। ये जो कोटेशन है और ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच कीजिएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा, तो आपको ये जो कोटेशन है विद्यापति के लिए शुक्ल जी का, तो ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है इस दृष्टि से। अगला देख लेते हैं। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपका आदिकाल कंप्लीट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे वो आपका। और आगे जो देखते हैं वो भक्ति काल से। ठीक है, भक्ति काल से अगला कोटेशन। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का प्रयास किया। वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कबीर जी के बारे में। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भागवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। तो ये मृगावती के बारे में इनका है कोटेशन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो शेख मोहिउद्दीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के जो गुरु माने हैं उन्होंने, तो शेख मोहिउद्दीन। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। तो ये भी पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। तो शेख नबी के काव्य से या शेख नबी से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। तो कहाँ? अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद की कृति है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला, इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला है।
आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया था? तो वो सूरदास की तरफ। ये सूरदास वो सूरदास भक्ति काल वाले सूरदास नहीं थे, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया था। तो ये श्री वल्लभाचार्य के बारे में इनका कोटेशन था। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, और ये पूछी जा चुकी है। अगला देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म संवत 1573 में चौकरी नामक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो कहाँ उन्होंने उनके अनुसार जन्म कहाँ हुआ था? तो चौकरी नामक गांव में मीराबाई का जन्म संवत 1573 ईस्वी में माना गया है शुक्ल जी के अनुसार। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो रसखान के लिए इनका कोटेशन है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो कृष्ण भक्तों के लिए इन्होंने कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काव्य में सम्मिलित किया है। तो शुक्लदास के केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान माना है राजापुर। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ, और जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे, और ये 12 ग्रंथ ही आपको ध्यान में रखनी है। और कर्म वाइज भी पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है, क्योंकि तुलसीदास के जी जितने भी ग्रंथ हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी की ही है। ये तुलसीदास जी का कथन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रिय कवि थे वो तुलसीदास ही थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही ये कोटेशन तुलसीदास के लिए कहा है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो तुलसीदास को उन्होंने सर्वोच्च कवि माना है और उनके प्रिय कवि भी रह चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए उनका कुछ धारणा कुछ श्रेष्ठ था, अलग था। अब आ जाते हैं आधुनिक काल में, ठीक है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये भी पूछी जा चुकी है भाषा योग वशिष्ठ के लिए। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा इंशाअल्लाह खां के लिए इनका वक्तव्य है। अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ? सूर, तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। ये बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का कथन है, ठीक है। और ये भी जितने भी कोटेशन है वो रामचंद्र शुक्ल के बुक से ही लिया गया है, ठीक है। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार और चलती है। तो ये भी पूछी जा चुकी है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये कोटेशन है। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। इसमें भी बड़ा काम
उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में लेकर आए। तो किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो आधुनिक काल में योगदान है वो काफ़ी ही सर्वांगीण है और सराहनीय है, और उन्होंने बहुत ही कम आयु में वो कर दिखाया जो अभी भी विश्वसनीय बन पड़ी है और बनी रहेगी। प्रेमघन ने पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाया है। यह पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। तो प्रेमघन के काव्य में पुरानी भाषा काफ़ी दिखाई पड़ती है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो ये भी पूछी जा चुकी है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था, और जो कि परीक्षा गुरु आपके सिलेबस में लगी हुई है, और ये कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है इस दृष्टि से, और पूछी भी जा चुकी है। अगला देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को बंगला से अनुदित नाटक माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है रामचंद्र शुक्ल के बुक से, तो पूछ सकता है। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए ये कोटेशन है। अगला देख लेते हैं, अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। तो किसके बारे में? तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए उनका मानना था। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो ये भी ध्यान में रखना है। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला था। आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है, वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। तो ये भी ध्यान में रखना है। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवनाथ नंदन खत्री थे। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है। नहीं, इसमें ये साहित्य कोटि में नहीं आते, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते हैं, शुक्ल जी का मानना था। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि उन्होंने सामाजिक दृष्टि ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। तो देवकीनंदन खत्री के लिए था। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती है। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के लिए इन्होंने कहा है, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई बाई का नंबर आता है। तो अपना भी उन्होंने कहानी को द्वितीय स्थान पे रखा है, और पहला स्थान पे इंदुमती को रखा है, और तीसरे स्थान पे दुलाई बाई को। ठीक है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था, कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर के प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। तो ये उसने कहा के बारे में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है, और इसको आपको ध्यान में रखना, और ये भी पूछी जा चुकी है।
इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये भी उसने कहा था कहानी के लिए, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की फेमस कृति है, जो प्रथम विश्व युद्ध पे लिखी गई है, चिन्हित है, उसी टाइम ये लिखी गई थी, उसी टाइम पीरियड में। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। तो ये भी पूछी जा चुकी है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास से गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। तो ये गोविंद नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है। अगला देख लेते हैं। उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। तो ये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के लिए था। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वर्कता गुलेरी जी में मिलती है, वह किसी लेखक में नहीं। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए उनका मानना था। समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, तो एक निर्णयात्मक और एक व्याख्यात्मक। तो ये भी आपको ध्यान में रखता है, पूछी जा सकती है। इन पुस्तकों को इस एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक जो पुस्तक है, उनके बारे में शुक्ल जी का विचार था। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का अस्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो ऐसे जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब प्रसाद जी के नाटकों के बारे में क्या क्या है। तो प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षा बंधन। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। तो ये छायावाद के आलोचना के संबंध में उनका कोटेशन है। काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के लिए कहा गया है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता और प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त हैं। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त के लिए उनका महत्वपूर्ण कोटेशन है। उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। तो ये पंडित सत्यनारायण कविरत्न के लिए। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया था। तो ये छायावाद के लिए उनका इम्पोर्टेंट कथन है। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। तो ये छायावाद के लिए और उनके प्रवर्तक के बारे में रामचंद्र शुक्ल का इम्पोर्टेंट कोटेशन था। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंध गई। तो ये छायावाद के लिए इनका महत्वपूर्ण धारणा रही है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही ना रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में
होने लगा। छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है शुक्ल जी ने। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में उन्होंने माना है। तो ये छायावाद के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण कोटेशन है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। अगला देख लेते हैं। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और रहस्यवाद के भीतर ही महादेवी वर्मा को शुक्ल जी ने पहला कवि माना है, जो रहस्यवाद के भीतर आती हैं। अगले को देख लेते हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। ये भी महत्वपूर्ण कथन है उनका। अन्योन्योक्ति पद्धति का अवलंबन ही छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ था। ये शुक्ल जी की धारणा रही है छायावाद के बारे में। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छायावाद और द्विवेदी काव्य के बीच की जो पद्धति है वो किस तरह बन पड़ी है, तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण कथन है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है, तो इसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखना है। और ख़ासकर जो रामचंद्र शुक्ल की धारणा रही है छायावाद के बारे में, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है, तो किसने? तो आचार्य शुक्ल जी ने। अब फुटकल के बारे में इनका देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही देन है। यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। तो ये सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास की रचना है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है इस दृष्टि से। अगला देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 महाकवियों की समीक्षाएं पुस्तक की है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। और सूरदास, तुलसीदास और जायसी का उन्होंने तीनों का ही सार इस त्रिवेणी में दिया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इस क्षेत्रों का वो कोना कोना झाँका है। तो ये सूरदास जी के बारे में उन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, छत्रसाल और शिवाजी की वीरतापूर्ण रचनाओं के कारण। तो ये भूषण के लिए कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है और ये कई बार आ चुकी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी धारणा थी। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये घनानंद के ही बारे में कहा है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को है। तो ज़्यादातर शुक्ल जी के जो बुक में जो इनका कोटेशन अगर उठाते हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट किसी कवि को नहीं बोला है। इन्होंने ज़्यादातर इन्हीं को, उन्हीं को, ऐसे शब्द को इन्होंने लक्षित किया है। तो ये भी कोटेशन घनानंद के ही बारे में इन्होंने कहा है। आगे देख लेते हैं। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। तो ये देव के बारे में था। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे।
तो ये भी छोटा सा कोटेशन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रीतिकाल का जो परंपरा का प्रवर्तन ये चिंतामणि त्रिपाठी से ही मानते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है, क्योंकि केशव का जो काव्य था वो बहुत ही क्लिष्ट था, साधारण नहीं था। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आचार्य रीतिकाल का जो नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है, उन्होंने मध्यकाल के दूसरे भाग को रीतिकाल कहा है। आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध जो है साहित्य है, जो कि 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल के चिंतामणि के वर्तमान में 4 खंड हैं। प्रथम खंड में 17 और द्वितीय खंड में 3 निबंध हैं। आचार्य शुक्ल के कलात्मक निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की है। तो प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। तो ये शुक्ल के लिए ही है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित किया है तो नामवर सिंह ने। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करने वाले आलोचक माने जाते हैं कौन? तो रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। चिंतामणि और रसमीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मधूलि, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल के अनमोल रत्न माने जाते हैं। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया है। आचार्य शुक्ल के आदर्श कवि तुलसीदास जी हैं, जैसा कि मैंने ऊपर ये चर्चा कर चुकी है पहले ही। उन्होंने जितना अधिक महत्व उन्हें दिया तथा जैसा स्थूल सूक्ष्म विश्लेषण उनके काव्य का किया, वैसा वे किसी अन्य कवि का नहीं कर पाए हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। तो शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की गौरव थी। समीक्षा के क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये महत्वपूर्ण कोटेशन है शुक्ल जी के बारे में। हालांकि वो दोनों में हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहा, क्योंकि वो दोनों का जो अलग अलग धारणाएं था वो अपोजिट थी एक दूसरे से, लेकिन ये कोटेशन उन्होंने शुक्ल जी के लिए कही है। भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में दूसरा नहीं हुआ। अन्याय भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही एक कोटेशन है।
आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य समीक्षा का बालारुण कहा है तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। आचार्य शुक्ल को भवभूति का समान धर्मा आचार्य कहा है तो रामविलास शर्मा ने। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी जो हैं वो आधार स्तंभ हैं, तो ये डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है। और ये और नई कोटेशन सामने आई है, तो इसको ध्यान में रखें, हो सकता है पूछी जा सके। छायावाद को श्रृंगारी कविता किसने कहा है तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। और इसका देख लेते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। और यहाँ पे जो ये उसे कविता कहते हैं ये पूछी जा चुकी थी, ठीक है, और ये कोटेशन आ चुकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये भी पूछी जा चुकी है रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन को। आचार्य शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जैसी के पद्मावत को हिंदी का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया माना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक इनके उल्टे बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम का आगमन नहीं भी हुआ होता तो भी भक्ति आंदोलन जागृत होता, जबकि शुक्ल जी का मानना है कि हताश होकर जो मुस्लिम राज्य की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसके प्रतिक्रिया में जो हताश हिंदू थे तब उन्होंने भक्ति की और अपना कदम को बढ़ाया था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम का आक्रमण नहीं भी हुआ होता तो भी भक्ति की और जो जनता थे उनका कदम बढ़ता ही। तो आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल को श्रृंगार काल उन्होंने कहा है। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मधूलि आदि निबंध जो हैं ये इनके व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही जाता है। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि पैटर्न आजकल फॉलो की जा रही है, तो उसमें कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेटजर्म ऑफ एमिजेशन का कल्पना का आनंद नाम से एक राखाल दास बंदयोपाध्याय के शशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद किया है। रामचंद्र शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली तथा बुद्ध चरित्र की भूमिका में कर्मशः अवधि तथा ब्रजभाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है।
तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसका अगला भाग जो है वो मैं कल लेकर आऊँगी। तो ये जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट कोटेशन अभी करवाया है वो रामचंद्र शुक्ल के बुक से है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन था और कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछें कि इसका जो कोटेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके साथ ही आज यहीं तक मैं वीडियो को एंड करती हूँ। इसका अगला भाग मैं कल लेकर आती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, ठीक है, थैंक यू।